हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे, इसमें मैं पहले वीडियो में मैंने बता रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे भूकंप के बारे में। तो पहला बात की जाए, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। तो आप लोग जानते हो कि शैलखंड जो शैलखंड होते हैं वो विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी जो शैलखंड होते हैं यानी जो शैलें या चट्टानें होती हैं वो टूटकर अचानक विपरीत दिशा में सरक जाती हैं, जिससे ऊर्जा क्या होती है, वो जो चट्टान होती है, जब चट्टान दो भागों में टूट जाती है तो उससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंग सभी दिशाओं में क्या होती है, गतिमान होती है, यानी फैल जाती है। इससे पृथ्वी में कंपन देखा जाता है। आगे बात करते हैं भूकंप के प्रकार। आखिर भूकंप होते कितने प्रकार के हैं। पहला भूकंप होता है विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप का मतलब क्या होता है, ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है। भ्रंश तल मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो कि ये जो चित्र में एक स्थल है और एक स्थल बीच में दरार आ गई है, दरार को ही क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। यानी जब इसमें दरार या भ्रंश उत्पन्न हो जाता है तो जो चट्टानें हैं वो खिसक जाती हैं, जैसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना और एक दूसरे से दूर जाना। यानी महाद्वीप होते हैं जो महासागरीय जो प्लेटें होती हैं, ये एक दूसरे से जब टकराती हैं या आपस में खिसक जाती हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है और इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। ये होता कैसे है कि जब क्या होता है कि जब दो चट्टानें जैसे दो चट्टानें खिसक जाती हैं तो बीच में से क्या होता है, मैग्मा बाहर आने लग जाता है। या कह सकते हैं कि जब क्या होता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी जब फटता है यानी विस्फोट होता है तो आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस प्रकार के भूकंप को हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट आता है निपात भूकंप। निपात भूकंप में क्या होता है, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत जो खाने यानी भूमिगत जो छत होती है वो ढह जाती है, जिससे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। उन्हें निपात भूकंप कहा जाता है। सपोज करो कहीं खुदाई कार्य किया जा रहा है तो बीच की जमीन अगर खाली होगी तो वो क्या होती, पूरी जमीन ढह जाती है। जैसे भूस्खलन समझा ना, भूस्खलन जो होता है उस टाइप से होता है। तो इस प्रकार के भूकंप को हम निपात भूकंप कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है विस्फोट भूकंप। कभी कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भी भूमि के में क्या होता है, कंपन होता है और इस कंपन के झटकों को हम विस्फोट भूकंप कहते हैं। जैसे कोई परमाणु परीक्षण किया जा रहा हो तो जब ये परमाणु परीक्षण कहीं किसी स्थान पर किया जाता है तो उस स्थान पर आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस प्रकार के भूकंप को विस्फोट भूकंप कहा जाता है। आगे बात करते हैं बांध जनित भूकंप। जो भूकंप बड़े बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। अर्थात सपोज करो कोई जो बांध है वो टूट जाए, तो अचानक कोई बांध जब टूट जाता है तो पानी बहुत ज्यादा फ्लो में निकलता है, जिसके कारण आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं या आसपास के क्षेत्रों में किए जाते हैं, जिसे बांध जनित भूकंप कहते हैं। अगला आता है, अब बात करेंगे बच्चों कि आखिर भूकंप तो हमने बात कर ली, भूकंप के प्रकार हमने बात कर ली। अब बात करेंगे भूकंपीय जो तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है धरातलीय तरंग और दूसरा होता है भूगर्भीय तरंगे। कौन से होते हैं, एक होता है धरातलीय तरंगे और दूसरा होता है भूगर्भिक तरंगे। भूगर्भिक तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। जिसे प्राथमिक तरंगों को पी तरंग भी कहा जाता है और द्वितीयक तरंगों को एस तरंग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भूगर्भिक तरंगे होती किसे हैं। तो ये तरंगे भूगर्भ में उत्पन्न जो भूगर्भ के अत्यंत गहराई में से निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। और तरंगे धरातलीय शहरों से क्या करती है, धरातल भूपरपट्टी से क्रिया करके ये धरातलीय तरंगों में बदल जाती है। यानी भूगर्भिक तरंगे जो होती हैं वह पृथ्वी की अत्यंत गहराई से निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं और ये शैलों से क्रिया करके
ये शैलों से ये तरंगे क्या करती है, धरातलीय शैलों से क्रिया करके धरातलीय मतलब जो भूगर्भिक तरंगे धरातलीय शैलों से क्रिया करके धरातलीय तरंगों में बदल जाती हैं। अब बात करते हैं धरातलीय तरंगे। ये तरंगे धरातल पर अधिक प्रभावशाली होती है। गहराई के साथ इनकी तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो धरातलीय तरंगे होती हैं ये जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगी इनकी जो तरंगों की जो गति होती है ये उतनी ही कम हो जाती है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य ये क्या करती है, क्रियाएं करके नई तरंगे उत्पन्न करती है जिन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। धरातल पर ये जो धरातलीय तरंगे होती हैं ये धरातल पर जान माल का सबसे अधिक नुकसान इन्हीं तरंगों के कारण होता है, जैसे इमारतों या बांधों का टूटना या जमीन का धंस जाना, जैसे भूस्खलन। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं पी तरंगे एस तरंगे यानी भूगर्भिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। तो प्राथमिक तरंगों को हम पी से डिनोट करते हैं और द्वितीयक तरंगों को हम एस से डिनोट करते हैं, यानी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राथमिक तरंग यानी पी तरंगे तेज गति से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं और ये तरंगे गैस, ठोस और तरल तीनों पदार्थों में क्या होकर गुजरती हैं। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में परिचलन करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीयक तरंगे। तो द्वितीयक तरंगे जिसे एस तरंगे भी कहते हैं ये धीमी गति से चलती हैं और ये धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, इसलिए इसे द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। एस तरंगे सागरीय तरंगों की तरह होती है। जो सागर होते हैं, सागर में किस प्रकार से वेव्स उत्पन्न होती हैं तरंगे, उस प्रकार की होती हैं। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। जो द्वितीयक तरंगे होती हैं वो ठोस पदार्थों में ही चल सकती हैं, ठीक है, तरल या गैस पदार्थों में नहीं जा सकती। अब बात करते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो आप लोग देख रहे हो चित्र में कि पी तरंग है, पी तरंगों में जहां से ये उत्पन्न हुई। हाँ बच्चों, एक चीज याद रखना कि पी तरंगे जहां से उत्पन्न होती हैं उसे तरंगों का उद्गम केंद्र कहते हैं और जहां सबसे पहले ये पहुंचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। तो पी तरंगे सपोज करो बीच से पी तरंगे निकली और धीरे धीरे ये क्या होने लग गई, फैलने लग गई। और आप दिख रहा होगा ये क्रोड के नीचे से भी क्या हो रही है, जा रही हैं। नीचे से जा रही है ना कि नहीं जा रही, क्योंकि जो क्रोड है वो बीच मतलब क्रोड का ऊपरी भाग तरल है और आंतरिक भाग क्या है, ठोस है। तो ये चल रही हैं। तो इस प्रकार के इन क्षेत्रों में हमें क्या दिखाई देगा, भूकंप के झटके महसूस होंगे। और जिन क्षेत्रों में भूकंप नहीं पहुंच पाता, ठीक है, उसे भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। चलो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। एस तरंगे आप दिख रहा होगा, तो एस तरंगे जहां से उद्गम हो रही है तरंगे, और आप देख रहे होगे ये क्रोड के नीचे नहीं जा रही है, क्रोड के ऊपर ही रह रही है, क्रोड के नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं, तो क्यों, क्योंकि जो मैंने बताया था आप लोगों को एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे, क्योंकि एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों में ही परिचलन कर सकती हैं, तो एस तरंगे नीचे नहीं जा पाएंगी। अब नीचे ना जा पाने के कारण क्या होता है, जो ये वाला जो क्षेत्र बन जाता है ये भूकंप का छाया क्षेत्र बन जाता है। आगे बात करते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर क्या होता है, अचानक विस्फोट हो जाता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो लावा से क्या होता है, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से लावा भी निकलता है, गैस निकलता है, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। इसे ही ज्वलखंडिष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ज्वलखंडिष्म। और इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे हम निकास नलिका कहते हैं। आपने देखा होगा ज्वालामुखी का जो ऊपर का जो शंकु से एक नहीं होता डायग्राम, वहां से ये मैग्मा बाहर निकलता है। हाँ बच्चों, एक चीज और, अगर मैग्मा पृथ्वी के अंदर है तो उसे मैग्मा कहते हैं, अगर वो बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है विलुप्त ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अब बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन
होता ही रहता है। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मैग्मा है, ऊपर से जो लावा है, वो हमेशा निकलता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा निकलता ही रहता है। और इनका मुख हमेशा ही क्या रहता है, खुला रहता है। जैसे इटली में एक है एटना ज्वालामुखी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जो आप चित्र देख रहे हो ये एटना ज्वालामुखी ही है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल यानी बहुत लंबे समय तक कोई विस्फोट नहीं होता है, लेकिन अगर इसके अंदर विस्फोट की संभावना जरूर होती है। इसमें कोई विस्फोट होता नहीं है, लेकिन इसमें संभावना जरूर होती है। ऐसे ज्वालामुखी जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो इनसे जन और धन की अपार क्षति यानी हानि होती है। इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे बात करते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय होता ही नहीं है, मतलब बंद हो जाता है, और भविष्य में इसमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं होती। तो म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। म्यांमार में एक पोपा ज्वालामुखी है, वो सबसे इसका अच्छा उदाहरण है। तो और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियां। मतलब ज्वालामुखी जब फटते हैं तो ये किस प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। तो पहला बात करते हैं, ज्वालामुखी जब भी बहुत अधिक विस्फोट होते हैं तो पहला आपने देखा होगा, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, इसे कहते हैं कालडेरा। क्या कहते हैं, कालडेरा। यानी ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोट होते हैं तो वह ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय वो उभरे हुए भाग का विस्फोट से मतलब उड़ा देते हैं। एक बम की तरह विस्फोट हो जाता है और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जाता है। मतलब जो ज्वालामुखी जब फटता है ना तो ये बम की तरह फट जाता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसी के अंदर कालडेरा या हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। दूसरा आप चित्र देख रहे होंगे तो ये दूसरा जो चित्र है इसे कहते हैं सीडर शंकु। सीडर शंकु का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोट जब होती है, यानी जब ज्वालामुखी कम विस्फोट होता है, फव्वारे की तरह निकलता है। निकास नलिका के द्वारा जब वह फव्वारे की तरह निकलता है और निकास के आसपास शंकु के रूप में जब जम जाता है तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम सीडर शंकु कहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।